शादी को अभी सिर्फ 9 दिन ही हुए थे। राजा रघुवंशी अपनी नई नई दुल्हन सोनम के साथ हनीमून पर निकल रहा था। करीब 2192 किलोमीटर दूर सफर लंबा था, लेकिन दिलों में नया जोश और एक दूसरे के लिए बेसब्री थी। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दोनों ने एक प्यारी सी सेल्फी ली और घर वालों के ग्रुप में भेज दी। जैसे ही फोटो माई उमा देवी के फोन पर पहुंची, उन्होंने स्क्रीन पर उंगलियां रखकर फोटो को कई बार झूम किया। कुछ तो था जो उन्हें परेशान कर गया। कुछ ही पल में उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। राजा उन्होंने बेटे को फोन मिलाते ही गुस्से में कहा, तुझसे साफ मना किया था कि वो सोने की चैन मत पहनना, फिर भी पहन के चला गया। तुझे पता है 2.5 से 3 लाख की है। वो हनीमून पर जा रहा है या ज्वेलरी शो करने? राजा थोड़े शांत लहजे में जवाब देता है, माँ मैं तो नहीं पहनना चाहता था, लेकिन सोनम ने कहा कि अच्छा लगेगा, नई शादी है, थोड़ा सज धज कि चलो मैंने मना किया। लेकिन वह जिद कर बैठी। माँ की चिंता अब गुस्से में बदल चुकी थी। बेटा बाहर घूमने जाते हैं तो कीमती चीजें छिपा कर रखते हैं, दिखावा नहीं करते। मौका मिले तो तुरंत उस चैन को बैग में डाल देना। किसी की नजर लग गई तो क्या करोगे? माँ को अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कोई अनहोनी उसकी सोच को बार बार टोक रही हो। वो हर थोड़ी देर में बेटे को फोन करके हालचाल पूछती रही। सब ठीक है ना? कहाँ पहुंचे? पर 23 मई 2025 की दोपहर 1:45 पर बहू सोनम से जो आखिरी बातचीत हुई वो आखिरी बन गई। उसके बाद राजा का कोई अता पता नहीं चला। जब खबर आई तो वो इंसान नहीं, उसका शव मिला। राजा की लाश जब घर आई तो पूरा परिवार तड़प उठा। उमा देवी बिलखते हुए बार बार बेटे की तस्वीर को छूती रहीं। मुझे माफ कर बेटा, मैंने तुझे रोका था, लेकिन तुझे बचा ना सकी। सिर्फ यही नहीं, 17 दिन बाद जो सच सामने आया उसने सबकी रूह हिला दी। बहू सोनम का नाम शक के घेरे में आ गया। उमा देवी मीडिया के सामने आई और डरी हुई आवाज में बोली, मुझे उस दिन से ही कुछ अजीब लग रहा था, पर बहू पर उंगली उठाने का हक मैं खुद को नहीं देती थी। मेरा बेटा चला गया और अब अगर बहू के साथ कुछ हो गया होता तो। लेकिन अब तो साफ हो गया था, यह कोई हादसा नहीं था, यह एक सोच समझकर रची गई साजिश थी। सवाल अब यह है कि आखिर सोनम ने यह हत्या क्यों करवाई? क्या वजह थी जो उसने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला लिया? क्या यह सिर्फ पैसों का लालच था या कुछ और? इस पूरी कहानी में कई परतें हैं जो अब धीरे धीरे खुलने वाली हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह एक भरोसे के कत्ल की दास्तान है, जिसे जानकर हर रिश्ता सोचने पर मजबूर हो जाएगा। रामनवमी का त्योहार हर साल इंदौर शहर में बड़ी श्रद्धा और रिवाजों के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार के दौरान सिर्फ भगवान का जन्म नहीं मनाया जाता। कई समाजों में यह वो वक्त होता है जब रिश्तों का नया अध्याय भी शुरू होता है। इसी त्योहार के मौके पर एक खास रिवायत निभाई जाती है। समाज की विवाह योग्य पत्रिका छपती है। इसमें युवक युवतियों की तस्वीरों के साथ उनकी उम्र, पढ़ाई, प्रोफेशन, आमदनी से लेकर पारिवारिक पृष्ठभूमि तक सब कुछ छपा होता है। यह सिर्फ कागज नहीं होता, कई दिलों के मिलन की शुरुआत यहीं से होती है। इन्हीं में से एक दिन राजा रघुवंशी नाम के युवक की नजर उस पत्रिका पर पड़ी। वो इंदौर का रहने वाला था। उम्र कोई 28 साल के आसपास, लंबे कद काठी का, पढ़ा लिखा और पिता के साथ ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में अच्छी खासी जिम्मेदारी संभालने वाला। जब उसकी नजर एक लड़की की तस्वीर पर ठहरी तो कुछ पल के लिए उसकी सांसें रुक सी गईं। तस्वीर के नीचे लिखा था, सोनम रघुवंशी, उम्र लगभग 25 साल, पढ़ाई पूरी, बिजनेस में एक्टिव और प्लाईवुड के काम में खुद एचआर का रोल निभाती है। राजा की आंखों में चमक आ गई। वो सीधा जाकर अपनी माँ उमा देवी से बोला, माँ यह लड़की देखो कितनी सुंदर और समझदार लग रही है, अपने समाज की है, पत्रिका में भी छपी है, क्या मेरी इससे शादी हो सकती है? माँ ने जब तस्वीर देखी तो मुस्कुरा दी। बेटा, लड़की तो वाकई सुंदर है, लेकिन शादी सिर्फ सुंदरता से नहीं होती, बातचीत करनी पड़ेगी। राजा का परिवार इंदौर के सहकार नगर में रहता था और ट्रांसपोर्ट का बड़ा कारोबार संभालता था। 3 भाई और तीनों का बिजनेस में नाम, पैसा और इज्जत, किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा सबसे छोटा और मां का दुलारा था। उमा देवी ने परिवार से चर्चा की। सबको तस्वीर और प्रोफाइल पसंद आई। फिर क्या था, सोनम के परिवार से संपर्क किया गया। फोन पर शुरुआत हुई। नमस्कार, हम रघुवंशी समाज से बोल रहे हैं, हमारे बेटे राजा के लिए आपकी बेटी सोनम का प्रस्ताव है। हम लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, 3 बेटे हैं और सबसे छोटा बेटा राजा बहुत ही होशियार और समझदार है। सामने से जवाब आया, जी धन्यवाद, हम लोग भी रघुवंशी समाज से हैं। हमारी बेटी सोनम ने प्लाईवुड की दुकान में शुरुआत से ही हाथ बटाया है। दुकान की लेन देन की जिम्मेदारी वही संभालती है। पढ़ाई भी पूरी है, संस्कार भी हैं। बातों का सिलसिला शुरू हुआ
और धीरे धीरे दोनों परिवारों ने मिलना तय किया। फिर एक दिन घर में पंडित जी को बुलाया गया, कुंडली बिठाई गई, बातचीत हुई और रिश्ता तय कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ, यह कहानी उसी रिश्ते के अगले अध्याय की शुरुआत है, जिसका अंत शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जब पहली बार दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू हुई तो लड़के वालों की मंशा थी कि अभी थोड़ा वक्त लिया जाए, 1 साल का समय ठीक रहेगा, आराम से तैयारी हो जाएगी, राजा के पापा ने कहा था। लेकिन लड़की वालों की सोच अलग थी। शादी में देरी क्यों? जब लड़की एक दूसरे को पसंद आ ही गए हैं तो जल्दी क्यों ना कर दी जाए। यह सब अक्टूबर 2024 की बात है। बातचीत का सिलसिला चलता रहा। पहले परिवारों की मुलाकातें हुई, फिर रिश्तेदारी और समाज की राय ली गई और आखिरकार तय हो गया कि 11 मई 2025 को शादी होगी। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाल दिया और दोनों तरफ से तैयारियां तेज हो गईं। लड़के वालों ने भी सोचा 1 साल बाद ही करनी थी, अब जल्दी कर लें तो क्या फर्क पड़ता है। लड़का भी तैयार है। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। बैंड बाजा, बारात, हल्दी, मेहंदी और रिश्तेदारों की भीड़, सब कुछ सपनों जैसा। राजा और सोनम अब पति पत्नी बन चुके थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो शादी के बाद शुरू हुआ। अभी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे। घर में नई बहू की रौनक थी। सोनम दिखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर भी। अपने घर का बिजनेस खुद संभालती थी और शायद इसी वजह से उसमें फैसले लेने की आदत पहले से थी। एक दिन सोनम ने अचानक कहा, राजा चलो ना घूमने चलते हैं, शादी के बाद थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। राजा थोड़ा झिझकता है, अभी तो घर वाले सब साथ हैं, कुछ दिन उनके साथ रह लें फिर प्लान करेंगे। लेकिन सोनम मानने को तैयार नहीं थी। वो मानो पहले से ही तय करके बैठी थी कि उसे कहाँ जाना है, क्या देखना है और कब जाना है। आखिरकार उसने डिसाइड किया, हम शिलांग चलेंगे और वहां से कामाख्या देवी के दर्शन भी करेंगे। राजा के लिए यह थोड़ा चौंकाने वाला था। उसने कभी कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन सोनम बार बार यही कहती रही, देखो शादी के बाद पहला दर्शन बहुत मायने रखता है, यह एक शुरुआत होगी। 20 मई 2025 की सुबह दोनों घर से रवाना हो गए। पहले असम के गुवाहाटी पहुंचे, वहां से कामाख्या देवी के दर्शन किए और फिर शिलंग की ओर निकल पड़े। घर वाले हर पल की खबर ले रहे थे, खासकर मां उमा देवी, जिनकी आंखें बेटे की एयरपोर्ट वाली फोटो पर अटक गई थी। उस फोटो में राजा के गले में वो भारी सोने की चैन थी, जिसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख थी। मां का दिल बेचैन हो गया। राजा, मैंने तुझे मना किया था ना, वो चैन मत पहन। अब तूने पहन ही ली है तो कम से कम उसे बैग में रख ले। मां ने फोन पर बेटे को समझाया। राजा ने बताया कि वो तो नहीं पहनना चाहता था, लेकिन सोनम की जिद थी। अच्छा लगोगे, नया शादीशुदा जोड़ा है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। मां का डर बढ़ता जा रहा था, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, कहीं यह चैन ही मुसीबत ना बन जाए। 23 मई 2025 की दोपहर 1:45 पर उमा देवी की बहू सोनम से आखिरी बार बातचीत हुई। वो बार बार पूछ रही, बेटा सब ठीक है ना? राजा, ठीक है ना? और फिर फोन साइलेंट हो गया। इसके बाद ना कोई कॉल उठाया गया, ना कोई मैसेज का जवाब आया। शाम तक परिवार घबरा गया और जो खबर आई उसने सबको तोड़कर रख दिया। राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक हंसते खेलते नए रिश्ते का ऐसा अंत किसी ने सोचा नहीं था। 25 मई 2025 की सुबह एक तरफ घर में मातम पसरा था, दूसरी तरफ हिम्मत जुटाकर सोनम का भाई गोविंद और राजा का बीच वाला भाई विपिन निकल पड़ते हैं। शिलांग की ओर फ्लाइट से इमरजेंसी लैंडिंग कर सीधे उस जगह पहुंचते हैं जहां आखिरी बार राजा को देखा गया था। वहां पहुंचकर सबसे पहले लोकल मेघालय पुलिस से मदद मांगी जाती है। लेकिन अफसोस, हमें तो केस दर्ज ही नहीं करना है, आप अपने राज्य में रिपोर्ट कराइए। पुलिस का यही जवाब था। काश अगर उसी वक्त पुलिस थोड़ी सी मदद कर देती तो शायद राजा की जान बचाई जा सकती थी। जब लोकल पुलिस से कोई उम्मीद नहीं बचती तो बिपिन और गोविंद युवराज सिंह योर्स जैसे सोशल ग्रुप और एक्टिविस्ट से संपर्क करते हैं और वहीं से केस को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करना शुरू किया जाता है। अब मामला एक लापता युवक का नहीं रहा, अब यह बन चुका था एक राष्ट्रीय मुद्दा। थोड़े ही दिनों में बात पहुंचती है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, फिर सीधे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह तक। अमित शाह जी खुद फोन उठाकर बात करते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री से, आपके राज्य में एक नवविवाहित युवक की संदिग्ध परिस्थिति में गुमशुदगी है, तत्काल एक्शन लिया जाए। अब तक मीडिया भी जाग चुका था। हर चैनल, हर वेबसाइट इस केस को दिन रात कवर करने लगा। 23 मई को राजा लापता हुआ था और 2 जून 2025 को मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित सोहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है बोइसडोम। यहीं एक बहुत गहरी खाई में एक लाश बरामद होती है।
लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचान मुश्किल थी, लेकिन एक चीज ने सब साफ कर दिया। लाश के हाथ पर टैटू बना था। राजा घर वालों की दुनिया वहीं रुक गई। शिनाख्त होते ही यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन मामला तब और गहराता है जब पुलिस को घटना स्थल से कुछ और चीजें मिलती हैं। वहीं पास में एक लाल और काले रंग की जैकेट, एक सफेद शर्ट और उस जैकेट पर लगे हैं खून के छींटे। शक की सुई अब सोनम की ओर मुड़ती है, क्योंकि शादी के वक्त यही जैकेट उसने पति के लिए खरीदी थी। सफेद शर्ट भी राजा की ही थी। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सोनम के कपड़ों पर खून कैसे आया? किसी ने कहा शायद ये किडनैपिंग थी, हो सकता है बांग्लादेश के रास्ते ले जाया गया हो। कोई बोला ये तो प्लान किया गया मर्डर लगता है। अब तक केस को हल्के में लेने वाली पुलिस भी हरकत में आ चुकी थी। एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी गई। जांच को तेज कर दिया गया। इसी जांच में पुलिस को एक बेहद अहम व्यक्ति से संपर्क होता है। नाम था अल्बर्ट पेड, पेशे से टूरिस्ट गाइड और मेघालय के ख्यात इलाके का स्थानीय निवासी। उसने जो बातें बताई, उससे केस की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। 23 मई 2025 की सुबह करीब 10 बजे मेघालय के एक टूरिस्ट पॉइंट पर एक लोकल गाइड खड़ा था। नाम था अल्बर्ट पेड। उसने देखा कि एक नवविवाहित जोड़ा वहां घूम रहा था, लेकिन उनके साथ 3 और युवक भी आसपास मंडरा रहे थे। साहब, वो लोग आसपास ही खड़े थे, कुछ दूरी बनाकर, लेकिन नजरें उन्हीं पर थीं। अल्बर्ट ने पुलिस को बयान देते हुए कहा, वो आगे बताता है, मैंने सोचा शायद उन्हें किसी मदद की जरूरत हो, तो मैंने जाकर पूछा, साहब मैं लोकल गाइड हूं, कोई हेल्प चाहिए क्या? लड़के ने एक झलक में देखा और कहा, नहीं नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। फिर वह थोड़ा रुखा होकर आगे बढ़ गया। इसके बाद उस जगह पर आता है एक और लोकल गाइड, वांजाई। वहीं गाइड जिससे आगे चलकर सोनम और उसके पति संपर्क करते हैं, वांजाई उन्हें लेकर आगे की ओर निकल जाता है। अब तक सब कुछ आम लग रहा था, एक हनीमून कपल, कुछ अजनबी लोग और 2 लोकल गाइड। लेकिन जब राजा की लाश मिलती है और गाइड अल्बर्ट का यह बयान सामने आता है कि 3 अनजान युवक उस जोड़े के साथ थे, तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब बारी आती है सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जहां जहां यह कपल गया था। पुलिस ने एक एक कैमरा खंगालना शुरू किया और फिर एक वीडियो सामने आता है, 4 मिनट 53 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज, जिसने केस की कहानी को पलट कर रख दिया। उस वीडियो में वही लाल और काली जैकेट पहने एक महिला नजर आती है, कंधे पर बैग, हाथ में फोन और चेहरे पर उतावलापन। फोन पर वह किसी से बातचीत कर रही होती है और बार बार पीछे मुड़कर देखती है। पास में एक लाल रंग की आल्टो कार खड़ी होती है। कार में एक युवक बैठा है और दूसरा युवक बाहर खड़ा होकर कपल को टकटकी लगाए देख रहा है। यह सब कुछ बेहद सामान्य लग सकता है, लेकिन पुलिस की नजरें अब इन डिटेल्स को जोड़ने में लग गई थी। अब पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मेघालय में पिछले कुछ दिनों में आए बाहर के राज्यों के सारे नंबरों की लिस्ट निकाली। लाखों मोबाइल डाटा स्कैन किए गए। अब लाखों नंबरों में से उन नंबरों को छांटा गया जो उस इलाके में 23 मई को एक्टिव थे। हर लोकेशन, हर टावर, हर कॉल रिकॉर्ड को बारीकी से देखा गया और फिर कुछ मोबाइल ऐसे मिले जो इस पूरी कहानी में कड़ी बन सकते थे। उन नंबरों में से कुछ पर जो कॉल और लोकेशन हिस्ट्री थी, उससे यह साफ होने लगा कि यह महज एक ट्रैवल ट्रिप नहीं था, बल्कि शायद एक साजिश थी। अब पुलिस को उस आल्टो कार ड्राइवर और उन 3 अजनबियों की तलाश थी, जो इस पूरे प्लान के एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं, असल विलेन बन सकते थे। शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव दिगुवार से। वहां का एक लड़का, जो पिछले कुछ समय से पुलिस की निगाह में था, क्योंकि उसका रवैया और गतिविधियां कुछ अलग थी। जब मेघालय में राजा रघुवंशी की मौत के बाद पुलिस टेक्निकल सर्वेलांस खंगाल रही थी, तब एक संदिग्ध नंबर इस लड़के का भी सामने आया। अब यहीं से एक और नाम जुड़ता है, राज कुशवाहा। राज इंदौर के नंदबाग इलाके में रहता था और वहां देवी सिंह की एक प्लाईवुड कंपनी में काम करता था। पुलिस को कॉल डिटेल्स से यह पता चला कि इस संदिग्ध लड़के की लगातार बातचीत होती थी राज से, और फिर राज की बातचीत विशाल चौहान से भी ट्रेस हुई। तीनों आपस में लगातार संपर्क में थे। अब पुलिस ने इन धागों को जोड़ना शुरू किया और जल्द ही एक चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया। राज कुशवाहा वही युवक जो प्लाईवुड की दुकान में काम करता था, उसी दुकान पर काम करती थी सोनम रघुवंशी भी। यहीं से एक कहानी जन्म लेती है, दोस्ती, फिर नजदीकियां और फिर वह सारी बातें जो सिर्फ 2 दिलों के बीच होती हैं। राज और सोनम दोनों ने एक दूसरे से कई वादे कर लिए थे, कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वक्त ने करवट बदली। सोनम की शादी तय हो गई। समाज की परंपरा के मुताबिक इंदौर की एक पत्रिका में उसका नाम और विवरण छपा और फिर तय हुआ रिश्ता राजा रघुवंशी से। यह रिश्ता सिर्फ परिवारों की मर्जी नहीं था, एक सामाजिक दबाव भी था। शायद इसलिए सोनम ने शादी के लिए हाँ कर दी।
लेकिन मन से नहीं। अब यहां से शुरू होती है एक साजिश। शादी के कुछ दिन बाद ही सोनम ने शिलंग घूमने का प्लान रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा प्लान पहले से सोच रखा गया था, क्योंकि शिलंग के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पहले भी कपल्स गायब हो चुके हैं, लेकिन ना कोई जांच हुई ना कोई बड़ी मीडिया रिपोर्टिंग। शायद सोनम को लगा कि यही जगह सबसे मुफीद होगी जहां कुछ भी किया जाए, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन कहानी वैसी नहीं निकली। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद मामला इतना तूल पकड़ लेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। योर्स जैसी मीडिया संस्थाएं इस केस को लगातार कवर करने लगी और फिर खबर सीधी पहुंचती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह तक उनका कॉल गया, मेघालय के मुख्यमंत्री को, और फिर मामला हाई अलर्ट में चला गया। अब पुलिस ने पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली थी और फिर 8 और 9 जून 2025 की रात मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलकर एक बड़ा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया। ललितपुर से आकाश लोधी को पकड़ा गया, इंदौर से राज कुशवाहा और विशाल चौहान को हिरासत में लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी को भी अरेस्ट किया गया। चारों युवकों को हिरासत में लेने के साथ ही अब केस का दायरा और बड़ा हो चुका था। अब सवाल यह नहीं रह गया था कि किसने मारा, अब सवाल था क्यों मारा गया और किसके इशारे पर। जब पुलिस, मीडिया और राजा रघुवंशी का परिवार मेघालय की वादियों में सोनम की तलाश में लगे हुए थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की अब उस जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल चुकी थी। दिन था 8 जून 2025 की रात। गाजीपुर जिले में गोरखपुर बनारस हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा है, नाम है चाय का जायका। रात का करीब 1:30 का वक्त रहा होगा जब ढाबे पर काम करने वाला एक लड़का छोटू जैसे ही एक टीन शेड के पास पहुंचा, उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर। लड़की की हालत बेहद अजीब थी। काली टी शर्ट, काली पैंट, उलझे हुए बाल, आंखों में डर और चेहरा बुरी तरह से थका हुआ, जैसे कई रातों से नींद नहीं ली। छोटू झिझकते हुए उसके पास गया और बोला, मैडम आप कुछ लेंगी, पानी खाना? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन की तरफ देखती रही जैसे शब्द गले में फंस गए हों। छोटू समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो भागकर अपने मालिक के पास गया, साहिल यादव, जो ढाबे का मालिक था। छोटू बोला, साहब एक लड़की बैठी है, हालत बहुत खराब लग रही है, जरा देख लीजिए। साहिल तुरंत लड़की के पास गया, धीरे से पूछा, बहन क्या हुआ, कहाँ जाना है, कोई परेशानी है क्या? इस बार लड़की ने सिर उठाया, उसकी आंखें नम थीं, आवाज कांप रही थी। वो रोती हुई बोली, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है, क्या आप अपना फोन दे सकते हैं? साहिल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर इंसानियत भारी पड़ी। उसने चुपचाप अपना फोन आगे बढ़ा दिया। ये लो बहन, बात कर लो, कोई टेंशन मत लो, तुम अब सुरक्षित हो। लड़की ने कांपते हाथों से फोन लिया, एक नंबर डायल किया। शायद भाई का था। फोन लगते ही फूट फूट कर रो पड़ी, भैया मैं ठीक हूं, मुझे यहां से निकाल लो। इस बातचीत के बाद जैसे ही लड़की ने कुछ लोकेशन बताई, पूरा घटनाक्रम एक नया मोड़ लेता है। जब भाई गोविंद को अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, तो जैसे कुछ पल को उसकी सांसें ही थम गई। क्या यह सच में सोनम है? शिलोन की वादियों में जिसे ढूंढते ढूंढते हम थक चुके थे, वो यहां गाजीपुर में कैसे? गोविंद ने कांपती आवाज में कहा, वीडियो कॉल करो, जब तक आंखों से नहीं देखूंगा यकीन नहीं होगा। जैसे ही वीडियो कॉल जुड़ता है, स्क्रीन पर वही चेहरा दिखाई देता है, थका हुआ, डरा हुआ, रोता हुआ। वो सच में सोनम ही थी। गोविंद का दिल बैठ गया। उसने एक पल भी गवाए बिना तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी। फिर इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। इस क्रॉस स्टेट अलर्ट के बाद तुरंत एक्शन लिया गया। रात के करीब 3 बजे एक कॉल गया। 1-2 पर कुछ ही मिनटों में नजदीकी पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लड़की जो बात करते करते अचानक बेहोश हो गई थी, उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरी जांच हुई, फिर उसे भेजा गया सखी वन स्टॉप सेंटर, जो कि महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित है, जहां उसे सुरक्षित रखा गया। उधर जैसे ही खबर आई कि सोनम जिंदा मिल गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरा देश चौंक गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खून के छींटों वाली लाल काली जैकेट मिलने की वजह से यह मान लिया गया था कि शायद सोनम के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। पर अब जब वह मिल गई तो लोगों के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, आखिर यह सब क्या था, कौन था इसके पीछे? सोनम खुद या कोई और मामला? जब उत्तर प्रदेश पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी अमिताभ यश तक पहुंचा, तो उन्होंने मीडिया से कहा, हम मेघालय और इंदौर पुलिस से लगातार संपर्क में हैं। यदि वह इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहे तो हम पूरा सहयोग देंगे। जांच अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ मेघालय पुलिस के पास टेक्निकल सबूतों का ढेर था, दूसरी ओर अब सोनम जिंदा और सुरक्षित मिली थी, जो सारा सच बता सकती थी। जांच में यह भी पुष्टि हुई कि सोनम का राज कुशवाहा नामक युवक से संपर्क था।
बहुत सी कॉल्स, मैसेजेस और बातचीत का रिकॉर्ड सामने आ चुका था। अब असली सवाल यह था, क्या पूरी साजिश सोनम ने खुद रची थी या राज कुशवाहा भी इस साजिश में शामिल था? क्या यह मर्डर का प्लान था जो अधूरा रह गया, या यह पूरा एक ड्रामा था जिससे परिवार और सिस्टम को झूठे जाल में फंसाया जाए? हालांकि अब तक जितने भी मोहरे इस खेल में थे, सब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब बारी थी एक एक से पूछताछ की और सच की पर्दे खोलने की। लेकिन जब लड़की मिली तो उसने एक और कहानी शुरू कर दी। वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। कहती थी, मुझे जबरदस्ती बेहोश किया गया, मुझे जबरन यहां फेंक दिया गया, मैं तो कुछ जानती ही नहीं। पर पुलिस को यह सब सुनकर शक और भी गहराता गया। शिलंग से गाजीपुर तक का सफर 1163 किलोमीटर, इतनी दूरी को यूं ही तय नहीं कर सकता। वो भी तब जब देश के आधे हिस्से में लड़की को ढूंढा जा रहा हो। पुलिस को साफ साफ लगने लगा कि लड़की कुछ छुपा रही है। ये कोई जादू नहीं था, ये प्लान था। बहुत सोच समझ कर बना प्लान। अब जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी तो सच्चाई भी जरूर सामने आएगी। कहते हैं थर्ड डिग्री में तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं, तो यह भी जरूर बोलेगी। अब कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं रही। गाजीपुर, इंदौर, ललितपुर और शिलंग सब आपस में जुड़ चुके थे। ललितपुर जहां से एक आरोपी निकला, इंदौर से 436 किलोमीटर दूर, और शिलंग जहां पूरा मर्डर प्लान अंजाम दिया गया, इंदौर से 2169 किलोमीटर दूर। यह कोई सामान्य लव स्टोरी नहीं थी। यह एक पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। पुलिस हर एक कड़ी जोड़ चुकी है, बस अब पर्दा उठना बाकी है। किसने क्या भूमिका निभाई, कौन था असली मास्टरमाइंड और किसने उठाया हाथ? उस लड़के पर जिसे चारों तरफ से किसी धारदार हथियार से मारा गया, मकसद साफ था, उसे मारना ही था। और फिर उसके गले से सोने की चैन निकाल ली गई ताकि यह लगे कि यह सिर्फ लूट की वारदात थी। पर पुलिस को पहले दिन से ही यह बात हजम नहीं हो रही थी। क्या कोई लड़की इतना बड़ा प्लान अकेले बना सकती है, या क्या उसका प्रेमी भी इसमें शामिल था? सच्चाई जब सामने आएगी तो शायद पूरा देश हैरान रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच्चे केस आपके सामने आते रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सौरभ की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई राज खोलें तो सबसे पहले आपको पता चले।